ठीक है। अच्छा, मल्टीलैटरलिज्म इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, ये न्यूज में क्यों है? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने रिसेंटली कहा कि मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर मल्टीलैटरलिज्म को इंक्रीज करना चाहिए। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपोलर वर्ल्ड एंड द मल्टीलैटरलिज्म? क्या डिफरेंस है? ध्यान से समझो, मल्टीलैटरलिज्म उत्तरी है। मल्टीलैटरलिज्म क्या है? एक प्रोसेस है। व्हाट इज मल्टीलैटरलिज्म? इट इज अ प्रोसेस where more than two countries interacts with each other to achieve something in common for the betterment of all। ये मल्टीलैटरलिज्म में होता है। नाउ दिस इज अ प्रोसेस एंड दिस इज अ स्टेज। ये एक वर्ल्ड ऑर्डर है। क्या है? एक वर्ल्ड ऑर्डर है। इट इज अ नेचर ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। वी कैन अचीव मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर वाया मल्टीलैटरलिज्म। राइट? हम कैसे अचीव कर सकते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर वाया मल्टीलैटरलिज्म? बट मल्टीलैटरलिज्म इज नॉट द ओनली ऑप्शन टू अचीव द मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। यू कैन मेक वर्ल्ड ऑर्डर मल्टीपोलर। मल्टीपोलर का मतलब क्या होता है? दो से ज्यादा पावर पोल्स होना, उसको मल्टीपोलर बोल देते हैं हम। सो इट इज पॉसिबल अगर हम बायलैटरलिज्म को इंक्रीज करें और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बना दें। इट इज पॉसिबल हम यूनिलैटरलिज्म को इंक्रीज करें, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बना दे। चाइना बोले कि मैं अपनी करूंगा, सऊदी बोले मैं अपनी करूंगा, अमेरिका बोले मैं अपनी करूंगा, रशिया बोले मैं अपनी करूंगा, बन गया मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। मल्टीपोलर बन गया ना। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब क्या है? कि पावर के जो पोल्स हैं वो दो से ज्यादा हैं, उसको हम मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बोल देते हैं। राइट? यानी कि पूरे वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर कितने देशों की जो है क्या है, कैपेसिटी है कि वो अपने डिसीजन को इम्पोज कर सकते हैं या इफेक्ट कर सकते हैं कॉमन डिसीजन मेकिंग को, वो पावर पोल होता है। तो यूनिलैटरलिज्म से मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है अगर हर कंट्री अपनी अपनी कैपेसिटी में काम करना शुरू कर दे, एक दूसरे से डिसअटैच होके, तो वो डीअटैच होके तो वो काम कर सकती है। राइट? बायलैटरलिज्म से बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। हम और चाइना मिलके कुछ कर देते हैं। राइट? रशिया यूरोप मिलके कुछ कर देगा, यूएस कनाडा मिलके कुछ कर देगा, मिडिल ईस्ट अफ्रीका के साथ मिलके कुछ कर देगा, तो बन सकता है बायलैटरलिज्म से भी। बट मल्टीलैटरलिज्म से ही क्यों बनाना है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर? ऐसा मल्टीलैटरलिज्म में क्या है? हाँ, क्योंकि मल्टीलैटरलिज्म में रिप्रेजेंटेशन जो है वो थोड़ी ज्यादा है। वो जो वर्ल्ड ऑर्डर होगा वो बैलेंस्ड होगा। कैसा होगा? बैलेंस्ड होगा। और दूसरा, मल्टीलैटरलिज्म को थ्रेट भी फील हो रहा है इस टाइम पे। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि हम तो है, हम ही मिलकर कुछ बातचीत कर लेते हैं, बाकी कंट्री से क्या पूछना। राइट? तो उसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि ग्लोबल साउथ की वॉइस जो है क्या कर रही है, सफर कर रही है। अगर सिर्फ रिसोर्सेज के हिसाब से डिसीजन मेकिंग करनी है तो फिर हमारी थोड़ी सुनेगा कोई। फिर तो जिनके पास रिसोर्सेज की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो आपस में बातचीत करके मसला सुलझा लेंगे। तो इस चीज को रोकने के लिए हमें किसको बढ़ाना है? मल्टीलैटरलिज्म को इंक्रीज करना है। यहां तक समझ में आया? चल, इसका रिमोट कहाँ है? ये मल्टीलैटरलिज्म की डेफिनेशन है, 3 or more स्टेट्स कोऑर्डिनेटिंग नेशनल पॉलिसीज टू एड्रेस कॉमन चैलेंजेस लाइक क्लाइमेट, ट्रेड एंड सिक्योरिटी। ठीक है। मल्टीलैटरलिज्म की शुरुआत अब यहाँ पे लिखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मल्टीलैटरलिज्म की शुरुआत हुई थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कैसे हुई थी? नाउ द इनिशियल मल्टीलैटरलिज्म व्हिच टुक ऑफ वाज द इंस्टीट्यूशनल मल्टीलैटरलिज्म, जहां पे एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया, फॉर एग्जांपल यूएन बना, यूएन में सभी कंट्रीज आई, सबने यूएनजी में बात करनी शुरू करी, सबके पास इक्वल वोटिंग पावर थी, सबने इक्वल वोट डाल के अपने अपने डिसीजंस को सामने रखना शुरू करा और कॉमन डिसीजंस आना शुरू हो गए। ट्रीटीज आई, कुछ प्रोटोकॉल्स आए, कन्वेंशंस आई, सबके एक्सेप्टेंस किस पे थी? हर किसी की वोट पे थी। यानी कि ये जो मल्टीलैटरलिज्म था ये कैसा था? इंस्टीट्यूशनल मल्टीलैटरलिज्म था, जिनमें कुछ कॉमन इंस्टीट्यूशंस की क्या थी? मोनोपोली थी। अब इसके साथ दिक्कत क्या है कि जब ये इंस्टीट्यूशन रिडंडेंट हो जाएंगे, रिडंडेंट क्यों? क्योंकि ये अडेप्टिव नहीं हो पाएंगे, तब ये इंस्टीट्यूशनल मल्टीलैटरलिज्म क्या करेगा? खतरे में आ जाएगा। जैसे कि अब मल्टीलैटरलिज्म का सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जो हमारी इंस्टीट्यूशनल बॉडीज है,
जो मल्टीलेटरलिज्म की रिप्रेजेंटेटिव थी, अब उनके अंदर रिप्रेजेंटेशन पूरी नहीं हो रही है। फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट यूएन ओनली। यूएन के पास क्या डिसीजन मेकिंग पावर है? कुछ भी नहीं है यूएनजी में डिसीजन मेकिंग पावर। क्या करते हैं, 4 लोग खड़े होके एक रेजोल्यूशन पास करते हैं और किसी एक को गालियां दे देते हैं। क्या असर पड़ता है गालियां देने का? इजराइल को कितनी दे ली? कुछ भी नहीं हुआ। अगर किसी के पास बाइंडिंग पावर है तो यूएनएससी है। यूएनएससी की आपस में नहीं बनती बिकॉज मल्टीलेटरलिज्म का दूसरा सबसे बड़ा चैनल, द ग्रेट पावर राइवलरी, which is now between the US and the China। तो ग्रेट पावर राइवलरी की वजह से यूएनएससी हमेशा क्या रहेगा? बटा रहेगा। लेट्स से यूएनएससी एक भी हो जाए, बट द यूएनएससी इज नाउ नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस वर्ल्ड ऑर्डर। यूएनएससी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पोस्ट वर्ल्ड वॉर ऑर्डर। तो फिर आज के वर्ल्ड ऑर्डर में भाई एशिया में सिर्फ चाइना रिप्रेजेंट करता है। व्हाट अबाउट द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी? व्हाट अबाउट जर्मनी, द पावर हाउस ऑफ यूरोप? व्हाट अबाउट अफ्रीका? व्हाट अबाउट लैटिन अमेरिका? व्हाट अबाउट ओशिनिया? इनका क्या है? ये तो कहीं भी नहीं है यूएनएससी में। तो इसकी वजह से मल्टीलैटरलिज्म का ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। यहां तक समझ में आया? इसमें कोई डाउट? ये फर्क बता रखा है उसने, दैट मल्टीलैटरलिज्म डिफर्स फ्रॉम द यूनिलैटरलिज्म। यूनिलैटरलिज्म में क्या होता है? जब एक इंडिपेंडेंट स्टेट एक्टर अपनी मर्जी से कुछ भी कर दे। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं ना कि यूनिलैटरल सैंक्शंस इंपोज्ड बाय अमेरिका ऑन द ईरान। उसका मतलब क्या है कि अमेरिका के पास सैंक्शन लगाने की पावर है, उनका लॉ है, उनको ये पावर देता है। अमेरिका ने अपनी मर्जी से उस पर सैंक्शन लगा दी, अब लोगों ने ट्रेड करना छोड़ दिया। दिस इज समथिंग यूनिलेटरल इन नेचर, कि उसने अपनी मर्जी से कुछ किया है। देन इज बायलैटरलिज्म। अब जैसे इसके जीवन के आंसर में लिखा हुआ है मैंने, बायलैटरलिज्म का राइज। बायलैटरलिज्म क्या है कि पहले फ्री ट्रेड होता था डब्ल्यूटीओ बना के, डब्ल्यूटीओ बनता था, सभी कंट्रीज बैठती थी, फ्री ट्रेड होता था, राइट। अब क्या हो रहा है? बायलैटरलिज्म का राइज हो रहा है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन क्या कर रही है? चेंज हो रही है। आपका पहला क्वेश्चन, राइजिंग बायलैटरलिज्म इज नाउ चेंजिंग दी ग्लोबलाइजेशंस कैरेक्टर। क्योंकि जो प्रीवियस ग्लोबलाइजेशन थी वो राइजिंग मल्टीलेटरलिज्म से बनी थी, अब राइजिंग बायलैटरलिज्म हो रहा है। जैसे कि यूएस ने हमारे साथ कट्टी कर दी, तो हमने क्या करा? हमने यूरोप से हाथ मिला लिया, हमने यूके से एफटीए कर लिया, और अब ईयू के पीछे हम पड़े हुए हैं कि आप भी हमारे साथ एफटीए करो, बिकॉज वी नीड न्यू मार्केट्स। नाउ देयर इज ग्लोबलाइजेशन, बट द नेचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन राइट नाउ इज राइज ऑफ बायलैटरलिज्म। दो कंट्री जब एक दूसरे से बैठ के एक दूसरे की बातचीत में अपने मसले सुलझा लेती हैं, और उसका इंपैक्ट फर्दर वर्ल्ड ऑर्डर पे पड़ता है। जैसे कि सऊदी अरेबिया ने, पाकिस्तान ने क्या कर लिया? स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया, बट उस स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का इंपैक्ट कहां पड़ रहा है? पूरे मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में। आज तक मिडिल ईस्ट में एक अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर थी इजराइल, दैट्स इट। अब मिडिल ईस्ट में उसको बैलेंस कर दिया सऊदी अरेबिया ने। वो न्यूक्लियर पावर नहीं है, बट उसके पास एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री का क्या है? अलायंस है। समझ में आया? यहाँ पे डिफेंस अलायंस है, यानी कि डिफेंस गारंटीज है, सिक्योरिटी गारंटीज है उसके पास, राइट। सो राइजिंग बायलैटरलिज्म एंड द यूनिलैटरलिज्म इज समथिंग अपोजिट टू द मल्टीलैटरलिज्म। चले आगे, हो जाए यार। व्हाई मल्टीलैटरलिज्म मैटर्स? क्यों मैटर करता है? पहला पॉइंट लिखा हुआ है ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन। क्या है ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन? देखो दुनिया के ना कुछ ग्लोबल कॉमन्स है। क्या है ग्लोबल कॉमन्स? है क्या है ग्लोबल कॉमन्स? बायोडाइवर्सिटी, और आसमान ग्लोबल कॉमन है। आसमान में जहाज चलते हैं, ग्लोबल कॉमन्स है। स्पेस ग्लोबल कॉमन है, वाटर ग्लोबल कॉमन है, हाई सीज। तो इन पे किसी एक कंट्री का राज नहीं है। सबसे बड़ा लैंड अंटार्कटिका ग्लोबल कॉमन है, उस पर किसी एक कंट्री का राज नहीं है। तो उन ग्लोबल कॉमन्स की मैनेजमेंट के लिए क्या करना है? सभी को इकट्ठे होकर बात करनी है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेट से सबसे बड़ा इमर्जिंग एरिया, इट इज नॉट ग्रोइंग इन आइसोलेशन। आपने अपनी कंट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बैन कर दिया, तो इसका मतलब कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज नहीं होगा? पॉसिबल ही नहीं है। लोग पता नहीं क्या क्या लगा के उसको फिर यूज कर लेंगे, राइट। तो इनको कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल इज द रॉन्ग वर्ड, रेगुलेट करने के लिए आपको कुछ ग्लोबल रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए, राइट। तो तभी पॉसिबल होंगी अगर वर्ल्ड में मल्टीलैटरलिज्म होगा, क्योंकि रेगुलेशंस तभी स्टैंड करेंगी अगर सबका उसमें से होगा। दो बंदों ने मिलके, अब मान लो हम और श्रीलंका मिल लेते हैं कल को, या मान लो भूटान और नेपाल मिले एक बढ़िया से होटल में, और वहां से उन्होंने डिक्लेरेशन पास कर दी कि आज से सभी लोग ये एआई के रूल्स को फॉलो करेंगे। कौन फॉलो करेगा उनको? कोई भी नहीं फॉलो करेगा।
हंसी आएगी लोगों को, ये कौन होते बनाने वाले? क्यों? क्योंकि दो ने मिलके बना दिया। लेट्स से कि यहाँ पे बड़े कंट्रीज के एग्जांपल लेते हैं, यूएस और यूरोप मिलके बना दे, कौन फॉलो करेगा? अभी भी कोई फॉलो नहीं करेगा उसको। हम नहीं करेंगे, हम कहेंगे हमसे पूछा। रशिया कहेगा हम मेरे से पूछा, तो मैं क्यों फॉलो करूं? तो इसीलिए ग्लोबल कॉमन्स पे रेगुलेशंस बनती हैं सभी से पूछ के। जैसे आउटर स्पेस ट्रीटी बनी, आपके एनवायरनमेंट के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, क्योतो प्रोटोकॉल हो गया, राइट, यूएनएफसीसी हो गया, ये सब बने। ये कैसे बने? ग्लोबल कॉमन्स के ऊपर लोगों ने बैठ के मल्टीलैटरल तरीके से बातचीत करी, तब बने। सेकंड पॉइंट है पीस एंड सिक्योरिटी। पीस एंड सिक्योरिटी कैसे? जितना ज्यादा लोग एक दूसरे से बात करेंगे, मल्टीपल कंट्रीज के स्टेक्स इन्वॉल्व होंगे, उतना ज्यादा पीस के मेंटेनेंस के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि स्टेक होल्डर्स ज्यादा हैं उस चीज के। दुनिया में कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सिर्फ वो रीजन सफर नहीं करता, आसपास के रीजन भी सफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं कि सूडान में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? अभी तक सूडान कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा। अगर सूडान में कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए, सिचुएशन आपकी तरह नॉर्मल हो जाए, कल को सूडान कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है। कॉन्ट्रीब्यूट करेगा तो कुछ बढ़ाएगा ही ना इकोनॉमी के अंदर, तो पूरे वर्ल्ड पे कलेक्टिवली बोझ कम होगा, तो भला तो हमारा भी हो रहा है। समझ में आया जो मैं बोल रहा हूं, राइट? थर्ड पॉइंट इज ग्लोबल पब्लिक गुड्स। अब ये दोनों पॉइंट कनेक्टेड है। मैंने सिर्फ यही पॉइंट लिखा था, इसने ये अपने आप बनाया है। चलो कोई नहीं, ग्लोबल पब्लिक गुड्स वही है। देखो स्टैंडर्डाइजेशन, और अच्छा ये दिक्कत क्या है ना कि ग्लोबल पब्लिक गुड्स को डिफाइन करने के लिए आप स्टैंडर्डाइजेशन का यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज एआई? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एआई? लेट्स स्टैंडर्डाइज दैट। व्हाट इज टेररिज्म? ना, टेररिज्म इज समथिंग ग्लोबल कॉमन। वो दुनिया को एक तरीके से ही इफेक्ट कर रही है, ऐसा नहीं है कि इंडिया को इफेक्ट कर रही है और किसी को इफेक्ट नहीं कर रही। सो वी हैव टू फर्स्ट, अब आज तक टेररिज्म की कोई आपके पास एक डेफिनेशन नहीं है। टेररिज्म इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर। हमारे अकॉर्डिंग टू आवर नेशनल लॉ इट इज डिफाइंड इन यूएपीए, बट अगर हम दुनिया की बात करें तो किसी अथॉरिटेटिव डेफिनेशन है ही नहीं, दे ही नहीं पाए आज तक हम डेफिनेशन। क्या होगी टेररिज्म की डेफिनेशन? रशिया सपोर्ट्स आवर एफर्ट्स। रशिया जो है हमारे एफर्ट्स को सपोर्ट करता है। कौन नहीं करता फिर? अमेरिका कहता है कि नहीं, जो इंडिया कह रहा है वो नहीं हम डेफिनेशन एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हम ये बोलते हैं अगर स्टेट भी स्पॉन्सर कर रहा है टेररिज्म, कुछ एक्टिविटीज को जो किसी को थ्रेटन करने का काम कर रही हैं। व्हाट इज टेररिज्म? इंस्टिलिंग अ फियर इन नॉर्मल सिविलियन, राइट? अगर कोई स्टेट भी ये काम कर रही है तो वो भी टेररिस्ट एक्टिविटी मानी जाएगी। अमेरिका बोल रहा है तुम ये तो नहीं कर सकता, मैं फिर तो मैं भी इंस्टिल करता हूं। तो आज तक टेररिज्म की डेफिनेशन ही नहीं आ पाई, बट इट इज अ ग्लोबल कॉमन। डेफिनेशन कब आएगी? अमेरिका अलग हो जाए तब तक तो आ नहीं पाएगी। आएगी तभी जब सब इकट्ठे होकर बात करेंगे, राइट? सो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पब्लिक गुड्स इज ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन। एंड द लास्ट वर्ड इज इजी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, राइट? इकोनॉमिक प्रोग्रेस कैसे होगी? जितनी ज्यादा मार्केट में ट्रांसपेरेंसी और कनेक्टेडनेस होगी, उतना ही ज्यादा अच्छे तरीके से मार्केट फोर्सेस काम कर पाएंगी। उसके लिए मल्टीलैटरलिज्म सबसे बेस्ट ऑप्शन है। यहां तक समझ में आया? चलें आगे। अगला क्या है टॉपिक आपका? ये क्राइसिस है, यही बता रहा था मैं आपको। ग्रेट पावर राइवलरी सबसे पहला क्राइसिस है। मल्टीलैटरलिज्म के ऊपर क्वेश्चन आ गया, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो बूत बन के मत बैठे रहना। अगर मुझे ये पॉइंट्स नहीं लिखे मिले ना, मैं पेपर नहीं चेक करूंगा पूरा का पूरा। यहां सुन रहे हो तुम बैठ के, लिखने हैं अगली बार ये पॉइंट, और मैं डाल दूंगा अगली बार मल्टीलैटरलिज्म के ऊपर क्वेश्चन, ये भी बता दिया ना। ठीक है, ग्रेट पावर राइवलरी, लेजिटिमेसी डेफिसिट। क्या है लेजिटिमेसी डेफिसिट? अरे पढ़ी लो कम से कम। हाँ वो भी कहूंगा मैं, पर चलो कोई नहीं। हाँ यही चीज है, सपोर्ट क्यों नहीं एंजॉय करते? बिकॉज वो पुरानी इक्वेशन ਨੂੰ शो ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ यूएसए ने कोई डिसीजन देता है अफ्रीका ਦੇ रिगार्डिंग, why would we support यूएसए's decision? We are not there, Africa is not there, Latin America is not there, why would they accept the decision of UNSC? So those institutions are outdated in nature, जिसकी वजह से लेजिटिमेसी बन नहीं पाती। लेजिटिमेसी कम्स फ्रॉम द रिप्रेजेंटेशन ओनली। Why you people expect कि भाई पार्लियामेंट जो बनाएगा
वो लॉज जो है वो हमारे लिए पूरे माननीय होंगे. Every word of parliament is acceptable to us if it is constitutional in nature, definitely. Why? Because your representatives are there. So that authority is legitimized. It is not. Now, third point is rise of unilateralism. When Trump says make America great again, America is great only. Why you are making it great again? And when you says America's first, that is rise of unilateralism. We never say India first as such. हम बोलते हैं मेक इन इंडिया मेक फॉर दी वर्ल्ड. मेक इन इंडिया मेक फॉर दी वर्ल्ड, राइट. हालांकि हम बोलते हैं इंडिया फर्स्ट, पर चलो कोई नहीं. देखो अमेरिका जब अमेरिका फर्स्ट बोल रहा है और हम जब इंडिया फर्स्ट बोल रहे हैं, दिक्कत है. अमेरिका के पास पावर ज्यादा है, और पीटर पार्कर का डायलॉग नहीं है, विद ग्रेट पावर्स कम. बहुत देखता है भाई तू कार्टून शार्टून से, ठीक है. ये उनको डायलॉग याद होता है. हम मैं जब भी बोलता हूँ क्लास में तो मुझे पता लग जाता है कि कौन देख रहा है ज्यादा. विद ग्रेट पावर्स कम, हाँ जी. कौन सा है? स्पाइडरमैन. वो ऐसे जाली निकालता जो मकड़ी का. पंजाबी में देखी है वो फिल्म? डब्ड है वो, है ना पंजाबी में ना. वहाँ की सीट था. पांचवा है अल्टरनेटिव ब्लॉक्स. अल्टरनेटिव ब्लॉक का मतलब वर्ल्ड इज मोर एंड मोर इन द नेम ऑफ मल्टीलैटरलिज्म, वर्ल्ड इज गेटिंग फ्रेगमेंटाइज्ड. ब्रिक्स बन गया, उधर G7 बन गया, ब्लॉक मेंटालिटी इंक्रीज हो रही है. क्या है? हाँ, बट वर्ल्ड ऑर्डर फ्रेगमेंटाइज हो रहा है ना. मल्टीलेटरलिज्म ज्यादा पार्टीज के साथ भी बन सकता है, वो थोड़ी पार्टीज के साथ भी बन सकता है. अब ये पे एंटाई नेचर ऑफ, जैसे वो बोलते हैं कि ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स एंटाई वो है, वेस्ट है. कि ब्रिक्स के अंदर भाई वो कंट्रीज हैं जिनको हम बुरा बोलते हैं. सब हाँ, रीजनलिज्म काइंड ऑफ इट डिसरप्ट्स द मल्टीलेटरलिज्म. यस इट डज. रीजनल इंटरेस्ट, मैं नहीं बोल रहा कि वो गलत है. व्हाई रीजनलिज्म इज राइजिंग? Because institutions which are representing multilateralism are not legitimized enough. Second point. So that's why the viable alternatives of those institutions are rising. Right? For example, World Bank नहीं कर पाती तो हमने NDB खड़ा कर लिया. IMF पहले 100 सवाल पूछता है तो इसलिए हमने कंटिजेंसी रिजर्व कर लिया. समझ में आया? चलें आगे. सेकंड पॉइंट, वे फॉरवर्ड इज, अच्छा रिफॉर्म कैसे किया जाए इसको. द फर्स्ट पॉइंट इज नेटवर्क्ड मल्टीलैटरलिज्म. क्या होता है नेटवर्क मल्टीलैटरलिज्म? इंस्टीट्यूशनल मल्टीलैटरलिज्म में पढ़ा था. व्हाट इज नेटवर्क्ड मल्टीलैटरलिज्म? है हाँ, पर नेटवर्क मल्टीलैटरलिज्म क्या होता है? थ्रू नेटवर्क्स. मल्टीलेटरलिज्म के अंदर जब बड़े इंस्टीट्यूशंस आपको रिप्रेजेंट ना कर सकें तो छोटे इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे से कनेक्ट रहें, वो काम है. फॉर एग्जांपल जो हमारा चैलेंज था ब्रिक्स वाला, अगर इन्हीं इंस्टीट्यूशंस की एक दूसरे के साथ जो नेटवर्क इफेक्ट है उसको इंक्रीज कर दिया जाए. फॉर एग्जांपल वी आर प्रेजेंट देयर इन ब्रिक्स बट वी आर आल्सो देयर इन G7 एज आउटरीच पार्टनर. So our presence ensures that somebody is there who is representing BRICS in some other fora. Networked multipolarity is about your needs. जहां जिससे जरूरत पड़े उससे वहां कनेक्शन बना लो. So there are multiple networks now existing simultaneously, and with that kind of networks, multipolarity exists, multilateralism exists. राइट कि नीड अराइज हुई यूरोप से, तो बेशक यूरोप G7 में हो, ब्रिक्स में ना हो, बट वी नीड यूरोप, वी नीड मार्केट, सो वी विल कनेक्ट टू द यूरोप. नाउ समबडी इज कनेक्टिंग टू द यूरोप एंड पार्टिसिपेटिंग इन द ब्रिक्स, राइट. सो ब्रिक का भी मेंबर है, वो यूरोप का भी मेंबर है. नाउ दिस काइंड ऑफ मल्टीलेटरलिज्म इज नेटवर्क्ड मल्टीलेटरलिज्म. चाइना इज टॉकिंग टू यूरोप because China needs Europe market. Europe needs China's manufacturing capacity. नहीं बायलैटरलिज्म क्यों हुआ? इंडिया अगर यूरोप में ऑपरेट कर रहा है, सिर्फ यूरोप को नहीं करना ना, मतलब वो एग्जांपल दिया है मैंने आपको. समझ में आया यहाँ पे? डन. दूसरा क्या है?
मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच, ये वही बात है कि जो मैं आपको मल्टीलेटरलिज्म की खास बात बता रहा था कि मल्टीलेटरलिज्म और बायलेटरलिज्म और यूनिलेटरलिज्म के बनाए हुए मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर्स में क्या डिफरेंस है कि मल्टीलेटरलिज्म के वर्ल्ड ऑर्डर में मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होंगे। दो स्टेक होल्डर्स जिनके बारे में डिसीजन लिया जा रहा है वो सारे मल्टीलेटरलिज्म के अंदर होंगे। यूनिलेटरलिज्म के अंदर सिर्फ एक ही स्टेक होल्डर है जो डिसीजन ले रहा है, बायलेटरलिज्म के अंदर दो है। मल्टीलेटरलिज्म के अंदर स्टेक होल्डर्स का नंबर ज्यादा होगा। ज्यादा स्टेक होल्डर्स की होने की वजह से जो रिफॉर्म होगी वो कंप्रेहेंसिव नेचर की होगी। कंप्रेहेंसिव का मतलब क्या होता है? इलैबोरेटेड, बड़ा, ठीक है, जिसमें सारे नुआंसेस कवर होते हों, उसको कॉम्प्रिहेंसिव बोल देते हैं, राइट। चौथा पॉइंट क्या है? पोस्ट कॉलोनियल रीबैलेंसिंग। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, इधर लिखा हुआ है, इधर। हाँ, अच्छा अच्छा, वो देख रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, क्या कर रहे हैं? हाँ हाँ, वही बात वर्ल्ड ऑर्डर की कि जो पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज 1950 60s में हुआ करती थी, नाउ देयर पावर प्रोफाइल इज राइजिंग, सो द बैलेंस ऑफ पावर शुड बी रीबैलेंस्ड। बैलेंस ऑफ पावर क्या होना चाहिए? रीबैलेंस हो जाना चाहिए, क्योंकि पावर प्रोफाइल बढ़ रही है, पावर इक्वेशंस में चेंज आएगा, उसको हमें दोबारा बैलेंस करना पड़ेगा। दैट इज रीबैलेंसिंग ओनली। यहां तक समझ में आया? इसमें कोई डाउट? इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, अभी आए थे पुनीत भैया इंडिया में, क्या करके गए हैं पुनीत? हाँ, हिंदी कर लिए, कोई नहीं, मिस कर रही है जोक को। पुनीत केम टू इंडिया, व्हाट ही डिड? पुनीत पता है कौन है? पुनीत, पुतीन ही पुनीत है, उनका इंडिया का नाम पुनीत है, पुनीत शर्मा। वहां रहते हैं पुतीन बन के। क्या कर रहे हैं पुतीन साहब, क्या करके गए हैं इंडिया में? अखबार पढ़ती है तू, तो तू बता इकोनॉमिक, क्या कहा है, कब तक? हाँ भाई, हम जो क्या करेंगे, दोनों 2030 तक अपने इकोनॉमिक ट्रेड रिलेशंस को डाइवर्सिफाई करेंगे। सबसे पहली बात, जो हमारा ये डिफेंस और ये जो ऑयल में ट्रेड है, इससे आगे बढ़ेंगे और चीजों में डाइवर्सिफिकेशन लेके आएंगे, इसको 100 बिलियन तक लेके जाएंगे, जो आज के मामले में कितना है? 68 बिलियन तक है। दूसरी प्रॉमिस जो उन्होंने करी वो ये करी कि इंडिया को रशिया की तरफ से कॉन्टिन्यूस ऑयल सप्लाई यानी कि एनर्जी सप्लाई मिलती रहेगी, एनर्जी सपोर्ट मिलता रहेगा। एनर्जी सपोर्ट सिर्फ ऑयल के चक्कर में नहीं, जो कुंदन कुलम में प्लांट में जो इंप्रूवमेंट्स हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहां पे भी रशिया अपना काम कंटिन्यू रखेगा। तीसरा तीसरा जो इंडिया की डिफेंस कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करेंगे हम। आपको S-500 देंगे। क्या देंगे आपको? S-500 देंगे, जिससे आप स्पेस से आते हुए भी जो बोगीज हैं उनको आप टारगेट कर सकें। तो जब ट्रम्प कह रहा है कि मैं गोल्डन डोम बना दूंगा, तो गोल्डन डोम क्या है? ऊपर से ऑर्बिटल वेपनरी है वो, और कुछ नहीं है। तो उसको टैकल करने के लिए S-500 पहले आपको मिलेगा, बाद में वो ये बोल रहे हैं कि हम आपको लाइसेंस प्रोडक्शन के राइट्स भी दे देंगे। ये बहुत बड़ी बात होती है, पर अभी इस पे कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तो पहले देखते हैं हम लेंगे या नहीं लेंगे उस चीज को, वो हमारे ऊपर बात है। डन, यहां तक समझ में आया, राइट। तीसरी बात, जो 100 बिलियन डॉलर, चौथी बात सॉरी, जो 100 बिलियन डॉलर का ट्रेड करना है, उसके लिए सबसे पहली बात जरूरी है कि डी डॉलराइजेशन की तरफ ध्यान दिया जाए, क्योंकि रशिया को तो बंद बैन कर दिया उन्होंने स्विफ्ट सिस्टम से। फिर रशिया के साथ कैसे ट्रेड करेंगे भाई हम? तो आप एक काम करो, आप क्या कर लो, आप जो है लोकल करेंसीज में ट्रेड को एनकरेज करो जितने ज्यादा। तू हंस क्यों रही है? मैंने रसिया बोल दिया इसलिए ऑफेंड कर जाएगी, अब यूट्यूब पे नहीं बोल सकता मैं उसका नाम, ठीक है। तो भाई क्या करो, डी डॉलराइजेशन करो ट्रेड की, डॉलर को हटाओ वहां से, मतलब कि डॉलर पे डिपेंडेंस को कम करो। बिकॉज डॉलर एक कंट्री का है जिसने रशिया के ऊपर क्या कर रखे हैं? सैंक्शंस लगा रखी हैं, तो नहीं कर सकते ट्रेड हम। तो लोकल करेंसीज में ट्रेड को क्या करो? बढ़ावा दो, राइट। कुछ कॉमन प्रोजेक्ट्स हैं हमारे बीच में, जैसे ये हैं, रशिया और इंडिया की कनेक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए कुछ कॉमन प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें पहला है, क्या है? इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इसकी इंप्लीमेंटेशन को फास्ट किया जाए।
क्या है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर? 3 कंट्रीज मिली थी, ईरान, रशिया और इंडिया, और ये ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाने की बात हुई थी। मुंबई से नाव निकलेगी, बंदर अब्बास में जाएगी ईरान में, वहां से जाएगी सीधा अस्त्राखान रशिया के पास, कैस्पियन सी का पोर्ट है उसका, और वहां से सीधा फिर यूरोपियन मार्केट्स में। दूसरा, चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर। चेन्नई कौन सी कोस्ट में हमारी, ईस्टर्न और वेस्टर्न? चेन्नई हमारी कौन सी कोस्ट पे है, ईस्टर्न कोस्ट पे है, वेस्टर्न कोस्ट पे है? वेस्टर्न कोस्ट पे है। उसका मुंह देखने वाला था। वो तेरे को डाउट हो गया था कि मैंने गलत पढ़ लिया यार, है ना? मुझे भी ऐसे ही हो जाता है कई बार जब बुरे कॉन्फिडेंस में। वेस्ट वेस्ट नहीं, ईस्ट में है। व्लादिवोस्तोक कहाँ है? हाँ, रशिया की ईस्टर्न कोस्ट पे है, ठीक है, व्लादिवोस्तोक। अगर कोई कहे कि व्लादिवोस्तोक रशिया की वेस्ट कोस्ट पे है, फिर आप क्या कहेंगे उसको? हाँ, ठीक है। तीसरा, नदरन सी रूट। नदरन सी रूट क्या है? एनएसआर। रशिया इकलौती ऐसी कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर्स हैं। क्या है? न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर्स हैं। तो जो आर्कटिक है ना, आर्कटिक, वो पहले तो इसकी ग्लोबलाइजेशन बोल रहा हूँ, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, और ओशियन एसिडिफिकेशन की वजह से वो आइस मेल्ट हो रही है, और उसका आइस रिकवरी रेट जो है वो स्लो हो रहा है। और दूसरा, उसके पास न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर्स हैं। तो अभी तक तो रशिया का ऊपर वाला हिस्सा फ्रोजन रहता था, तो उसके पास जो है कनेक्टिविटी बहुत कम हुआ करती थी। जिस दिन आर्कटिक खत्म हो गया, मेल्ट हो गया, फिर अब तो रशिया के पास ऊपर सारे वाटर्स खुले पड़े हैं। सोचो रशिया का ट्रेड कितना बढ़ जाएगा, उसकी कोस्टलाइन कितनी बड़ी हो जाएगी, राइट? सो इंडिया इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन एनएसआर, बिकॉज एनएसआर में बर्फ नहीं है सिर्फ, जब वो बर्फ पिघलेगी तो रिसोर्सेज भी मिलेंगे नीचे से, अबंडेंस ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, वो भी रशिया के पास है। ठीक है, समझ में आया? इन सब मुद्दों के ऊपर बात हुई है। हाँ? नहीं, सच अभी उन्होंने कुछ सच कहा, वी आर नॉट इंडल्जिंग इन दीज टॉक्स ओनली, अभी हम नहीं, क्योंकि हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात किससे कर रहे हैं? यूएस से कर रहे हैं, डेफिनेटली, राइट? तो यूएस से भी करेंगे उसी टाइम पे, उससे मतलब हम डाइवर्सिफाई की बात करते हैं, पर एक ही टाइम से दो तो इश्क नहीं कर सकते ना, वो बेवफाई हो जाएगी फिर एक के साथ। समझ रहे हो मैं बोल रहा हूँ? ठीक है, डन। फील तो नहीं कर लेता तो मेरी बातों को, फील तो नहीं कर लेता, करा किया ना फिर, करते ही नहीं है। ठीक है, हमारे और रशिया के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कब हुई थी? 2000 में। और वो स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कब कन्वर्ट हो गई थी? 10 में। ठीक है, डन, डन। चलो, टाटा बाय बाय।